ये अजीब ड्रामे इनके बॉर्डर वालों के भी। देख लिया ना कि भी हाँ इंडियन है, इसका तो ई वीजा लगेगा, ऐसे लगेगा, वो लगेगा, परेशान करना ही करना है। कि मलावी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है, इतना गरीब देश भी अपने इंडियंस के लिए वीजा मांग रहे और ऐसे ट्रीट कर रहा है, मतलब मानो पता नहीं मैं कौन आ गया। Here he comes running to the passport office. Run. दोस्तों, अफ्रीका के मेरे इस ट्रिप की एक नई वीडियो से आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं अफ्रीका के जंगलों में, और अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते हो कि मैं हूं जाम्बिया में, विच इज एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री इन सदर्न ईस्ट अफ्रीका। 8 देशों से जाम्बिया देश की बॉर्डर लगती है। ऊपर से अगर हम इसकी बॉर्डर्स देखनी स्टार्ट करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया, अंगोला। और मैंने इस देश में एंट्री ली थी इस देश की साउथ वेस्ट वाली बॉर्डर से, जो कि ये जिम्बाब्वे से शेयर करता है विक्टोरिया फॉल्स के थ्रू। विक्टोरिया फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड हाइट एंड विड्थ, और ये इस देश की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन जाम्बिया सिर्फ विक्टोरिया फॉल्स के लिए नहीं जाना जाता। जाम्बिया देश में 20 नेशनल पार्क्स भी है, और जंगल की जो भी एनिमल स्पीशीज आप सोच सकते हो वो सारी यहाँ पे पाई जाती है। जाम्बिया देश की इतनी डिस्टिंक्ट वाइल्ड लाइफ, और उन 20 नेशनल पार्क्स में से एक नेशनल पार्क में फिलहाल मैं अभी हूँ, जिसका नाम है लुआंगवा नेशनल पार्क। नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि सामने है लुआंगवा नदी। वो जो आप पानी की वाटर बॉडी देख रहे हो, इस वाटर बॉडी का नाम है लुआंगवा रिवर, और इस रिवर के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है लुआंगवा नेशनल पार्क। और इस पार्क में ये हमारा रिजॉर्ट, जिधर मैं रुका हुआ था पिछले 2-3 दिन से, मसांदिले रिवर रिजॉर्ट। सुबह के 7 बजे है और एक बार फिर से वक्त है इस लुआंगवा रिवर को किश्ती पर पार करने का। ये नदी जानलेवा मगरमच्छों और दरियाई घोड़ों से भरी हुई है। यहाँ के गाइड जॉर्ज की मदद से किश्ती चल पड़ी, और जॉर्ज पिछले कुछ दिनों से जीप में सुबह शाम मुझे गेम ड्राइव्स यानी एनिमल सफारीज पर ले जाता था। बाहरी दुनिया से एकदम दूर, नेचर के बिल्कुल बीचों बीच, इस जंगल में जिंदगी के कुछ सबसे बेहतरीन पल बिताने और नजारे देखने के बाद अब समय है इस जंगल और लॉज को अलविदा कहने का। आज मैं सफर तय करने वाला हूँ जाम्बिया के उन 8 पड़ोसी देशों में से एक ऐसे देश जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में भी टॉप पे आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलावी की। सदर्न ईस्टर्न अफ्रीका की एक और लैंडलॉक्ड कंट्री नेम्ड आफ्टर द लेक मलावी। ये रेंजर्स सामने खड़ी गाड़ियों में हमें नेशनल पार्क की एग्जिट तक छोड़ आएंगे, जिधर से दूसरी गाड़ियों में हम बॉर्डर और आगे का सफर तय करेंगे। चलो भाई, जिंदा सही सलामत पार तो कर ली नदी कुछ ही सेकंडों में। आप लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा झुंड क्यों जाने लग रहा है मलावी? कारण यही है कि जो रिजॉर्ट है, इसके मालिक है वो भी मलावी में रहते हैं, तो इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, इनका पूरा परिवार भी जाने लग रहा है, और साथ में मैं और मेरा दोस्त बापकेन, हम दोनों भी जाने लग रहे हैं। जब हम आए थे ना यहाँ पे, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, और कल बारिश स्टार्ट हुई थी, इतनी भयंकर तूफान आया था। आज भी इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा है, और बारिश लेकिन दोबारा से स्टार्ट होगी सुबह सुबह। रेनकोट पहन लिया इसलिए मैंने। ये कौन से जानवर की लीद बड़ी है अंदर? हथिया की लीद कर क्या? चलो भाई, रास्ते की हालत देखो, बारिश की वजह से ना बहुत खड्डे हो गए, उबड़ खाबड़ रास्ता हो गया, जगह जगह ये कीचड़ आ गया। सबसे पहले तो ये गाड़ी हमें इस नेशनल पार्क से बाहर निकाल लेगी, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी में हम निकलेंगे मलावी के लिए। मलावी देश की कैपिटल है लिलोंगवे, और हम है फिलहाल, ये एरिया पड़ता है मफुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, और रास्ते में एक शहर आता है चिपाटा, वहाँ से होते हुए हम करेंगे बॉर्डर क्रॉस मलावी के लिए। मलावी के अंदर घुसेंगे और पहुंचेंगे लिलोंगवे। अरे बाप रे, ये देख लो तरह तरह के हिरण, इम्पालास, और एक वाटर बग पीछे देखो, सींग वाला, और भी वाटर बग है देखो वो पीछे, पूरा झुंड है। झटके बहुत आ रहे हैं यार। कुछ और हिरण देखो यहाँ पे लेफ्ट में, वो देखो भाई लेफ्ट में आसमान में रेनबो फॉर्म हो रखा है। नज़ारे देखो यार कुदरत के, हरे हरे ग्रासलैंड से पेड़, एकदम नीला आसमान, हवा में रेनबो दिख रहा है, मतलब आसमान में, हवा में तो क्या दिख रहा है। ये देखो भाई, अब हम आगे नेशनल पार्क के मेन गेट तक। ये एंट्री एग्जिट है इस नेशनल पार्क की। इस गाड़ी में, सफारी वाली गाड़ी में हम आगे इस मेन गेट तक। अब यहाँ से आगे हम सफर तय करेंगे मालिक की जो गाड़ियाँ खड़ी है इनमें। बाकी जो रिजॉर्ट था, इस रिजॉर्ट में हमारा पर पर्सन एक रात का खर्चा था 200-250 यूएस डॉलर कुछ था। तो टोटल हमने मेरे ख्याल से 1000-1200 यूएस डॉलर दिए है 2 रात और 3 दिन के स्टे के।
और यहाँ से मलावी, हालांकि मालिक को जाना ही था, बोलने मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊँगा पर पर्सन, लेकिन मैं लूँगा 100 यूरो। तो हमने मना कर दिया पहले, फिर बाद में बोले चलो ठीक है 150 यूरो में दोनों को ले जाऊँगा, यूरो या डॉलर कुछ भी। तो हम बोले ठीक है भाई ले जाना। हम तो सोच रहे थे धक्के खाते हुए चले जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पर फिर बाप के ने भी बोला परसों इसकी फ़्लाइट है, इसको निकलना है बेल्जियम के लिए, बोला टाइम कम होएगा चली पड़ते इनके साथ। मैं बोला चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। वैसे बाप के ने आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, वेस्ट अफ्रीका की वीडियोस में हम साथ ट्रैवल करते थे। We have to go with a less fun option, I think. How did you understand all of this? Because I'm fluent in Hindi after traveling. In Hindi? What do you call a crocodile in Hindi? Magar Bonach. and an elephant? Hati. I'm fluent in Hindi. George, I'm going to teach you Hindi. George was our guide and he was taking us around the national park to make us see all the wild animals. I'm going to teach you Hindi. So an elephant is called hathi. Hati. Yes. What do you call an elephant in Hindi? Hati. That's correct. तो भाई वो पीछे इतने गाड़ी में सामान रख रहे हैं ड्राइवर वगैरह, हमने उनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए, ऊपर से बढ़िया घुमाया था उन्होंने, हमें सारे जानवर दिखा दिए थे। और हम आ गए इधर नदी के ऊपर, लुआंगवा रिवर के ऊपर, इस ब्रिज पे। और अगर आप भी ऐसे आते हो ना अफ्रीका में सफारी करने, तो यार मजेदार चीज़ है, वैसे तो आ सकते हो बिल्कुल, बहुत सारे लॉजेज है, आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो। और अभी तो मैंने ना जल्दबाजी में बता दिया आपको कि भी कितना खर्चा है, पर फिर भी अप्रॉक्सीमेटली मान लो एक रात के आपके $200-300 तो लगेंगे ही लगेंगे। बाबकिन, am I right? How much should one be expecting to pay for a night in a resort like this in Africa? But in Zambia, you can find for $200-300 a night per person. Because everything. Which includes 2 game drives Yeah. generally. Yeah. Game drive is a safari in which they make you sit on the car and then they take you around the jungle so you can see the wildlife. In our case, we had 2 game drives included. Yeah, we went for 3 game drives. We skipped one, which was supposed to be in the morning, right? Yeah. Today, because we are now leaving for You have Malawi. to pay park fees in every park as well. Yeah, that's like $50 generally. I don't know, depends. Yeah. I guess. How much did we pay in Zimbabwe? I think it was 50 there. No? But for the whole. Oh yeah. It was park 15. fees can be 15. No, it was 15 there. Here it's 25. Yeah, here it's 25. Yeah. In Botswana was 15. In South Africa, I heard it's like 60. Really? Yeah. साउथ अफ्रीका के पार्क्स तो भाई बचपन में नेट व्यू में देखता था मैं, क्रूगर नेशनल पार्क है उनका मशहूर, उसमें एक जंगली वैसे ने शायद पता नहीं तेंदुए पे या किस पे वापस अटैक भी कर दिया था। इस ट्रिप की प्लानिंग और आइटिनरी अभी तक बाबकिन कर रहा था, क्योंकि इस ट्रिप से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था और एकदम किसी बहुत मुश्किल से ट्रिप पॉसिबल हुआ है मेरा, मतलब वीज़ा ही नहीं लग रहे थे इन देशों के, अफ्रीका के। ये देश भी, बोट्सवाना जैसे देश भी वीज़ा। You're welcome for planning the entire trip. What am I getting in return? You're getting my company in return. That's not like a good return of investment. Then you can अब आगे की प्लानिंग मैं खुद करूंगा, अपने हिसाब से ट्रैवल करूंगा, मुझे नहीं पता कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। मलावी में बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, बाबकिन गोना लीव इन 2 days and then I have no idea, no clue where am I going next, but I will be traveling by myself after Babkin leaves obviously. I think I'm hopefully going to be in Africa but not sure where. चलते हैं भाई। Any expectations from Malawi so far? No expectations, just vibes. It's a Just poor, vibes, bro. Just vibes. it's a poor country, right? Malawi. It's quite Yeah, poor. it's one of the poorer countries Yeah. in Africa. So I think development-wise and infrastructure-wise, it will be less than Yeah. here. चलो भाई बैठते हैं गाड़ी में। Is it low on battery? Okay, इसकी भाई बैटरी कम है तो ये लगा के तार इससे करेंगे स्टार्ट। चलो भाई होगी गाड़ी स्टार्ट। निकल पड़े भाई हम यहाँ लुआंगवे नेशनल पार्क से अब लिलोंगवे की तरफ। 5 घंटे की ड्राइव है, बॉर्डर पहुँच जाएंगे लगभग 3 घंटे बाद। आप लोगों से बॉर्डर मिलते हैं। जस्ट अभी हम तेल भरवा के निकले हैं और गाड़ी में टंकी तो फुल करा ली। तेल की सिचुएशन बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे मार्केट देखो। ये है नेशनल पार्क से सबसे नज़दीकी टाउन और उस टाउन की मार्केट। ये देखो कई दुकानें हैं, पहले एक बार रुकते हैं पानी खरीदते हैं। इसी दुकान से हमने पिछली बार पानी लिया था जब हम गुजरे थे नेशनल पार्क में। तो मेरा दोस्त बाबकिन तो गया पानी लेने के लिए इस दुकान में से। अभी हमने ना पेट्रोल पंप से तेल भराया डीजल, गाड़ी में हमने टंकी करा ली फुल डीजल की। पानी ले गाड़ी में चलो। डीजल की टंकी हमने यहाँ पे तो फुल करा ली, लेकिन ना परेशानी क्या है कि मलावी में डीजल मिलता ही नहीं है। डीजल की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है, लोगों को 5-5 घंटे तक लाइनों में लगना पड़ता है और डीजल वहाँ पे मिलता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ से इन्होंने क्या करा, गाड़ी का डीजल की टंकी फुल करा ली, क्योंकि मलावी जाए बाद तेल मिलेगा ही नहीं।
इतनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है उस देश में। हालांकि करेंसी मलावी की भी क्वाचा है, मलावी के जो क्वाचा है वो तो कमज़ोर है। अपने भारतीय 1 रुपये में 20 मलावी के क्वाचा होते हैं। और जो जाम्बिया की क्वाचा है ये स्ट्रॉन्ग है। एक $1 में मेरे ख्याल से 27 के करीब होते हैं क्वाचा, और एक क्वाचा में अपने भारतीय 3 रुपये होते हैं। तो यहाँ से टंकी फुल करा ली, क्योंकि आगे कोई उम्मीद है नहीं बॉर्डर पार करने के बाद हमें तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़रूर इनके परिवार के कुछ ना कुछ होंगे करेक्शंस की, बाद में किसी तरह ले लेते होंगे, पर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। और मलावी में एक दिक्कत और क्या है कि ना पूरी दुनिया की 10 सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है मलावी। मेरे ख्याल से 7वें नंबर पे है सबसे गरीब। आपने सुना होगा साउथ सुडान, बुरुंदी, फिर निजेर, मलावी, मोजाम्बिक, ये सबसे गरीब देशों में से है अफ्रीका के, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया के में भी। गाड़ी में तो बैठ के सफर तय करने लग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बाप के ना बेल्जियम से, बेल्जियम के भी ना अलग अलग रीजन है, अलग अलग एरियाज है। ये है फ्लेमिश रीजन से, जिधर लोग डच ही बोलते हैं। और ये जो परिवार है जिसके साथ हम ट्रैवल करने लग रहे हैं ये नीदरलैंड से है, तो वो भी डच बोलते हैं वहाँ पे। तो ये आपस में लगे हुए डच में बात कर रहे हैं। मेरे को कुछ समझ में आने नहीं लग रहा। बीच बीच में जब अंग्रेजी बोलते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ, पर बाकी टाइम में डच ही बोल रहे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जाने लग रही है सारी बातें। ये बेटा खुल के बात कर रही थी देर से। भाई नाम देखो इस बार का, ट्वाइस एज नाइस बार। किसी भी दुकान का ना यहाँ पे नाम देख लो बहुत। अभी नाम बारबी एंड लेडीज, बेबीज एंड लेडीज, बेबीज एंड लेडीज बुटीक। ये मैं गांव के थ्रू जाने लग रहे हैं। जे हीरा सैलून ड्रेडलॉक्स, ये तो कुछ इनकी लोकल लैंग्वेज में नाम है। सीक एंड यू शैल फाइंड। Very affordable restaurant. Where is it? Uncle Alec Investment. Uncle Alec Investment. Prisoners. Super Kings Shopping Center. Man Tennis Shopping Complex. They just Man Tennis Shopping. Oh my गजब यार. Simple Man General Dealer. Sharp white spoon. Kung Fu Energy. Just a basic touch butcher. ओ भाई अभी पीछे एक बुचरी भी थी, लिख रखा है जस्ट पासिंग टच बुचरी। भाई इधर ना बहुत मजाकिया नाम है शहरों के, जिन शहरों के थ्रू हम ड्राइव करने लग रहे हैं ना। हालांकि बहुत शानदार मौसम है, बारिश हुई है तो थोड़ी ठंडक है, और पेड़ पौधे एकदम हरे भरे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और छोटे गाँवों से हम गुजरने लग रहे हैं। और यहाँ पे ना दुकानों के नाम बहुत फनी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है इन देशों में जिधर इंग्लिश बोली जाती है, दुकानों के नाम, बिजनेसेस के नाम, लोगों की बोलने की भाषा इंग्लिश होती है, तो अपने को चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है वो चीज़ पढ़ने में और देखने में। तो क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ज़ाम्बी, और हम मलावी जा रहे हैं, मलावी में भी इंग्लिश बोलते हैं, तो ज़्यादातर नाम सारे इंग्लिश में ही है, तो देख के काफ़ी मज़ा आता है। अब ये जो सड़क है ना, यहाँ पे अपने इंडिया में नहीं होते जिस तरह इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगा दिए, ऐसे ऐसे बम्स आने लगे, और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है बीच बीच में कि मानो हम इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं। सड़क किनारे गाय आ गई, कभी गधे आ गए, कभी कुछ आ गया, और इन गाँवों के थ्रू ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। हमें निकले हुए जाम्बिया से नेशनल पार्क से 1.5 घंटा हो चुका है, और मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 घंटे में हम बॉर्डर में पहुँच जाएंगे। अभी हम बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक आ गए, और कुछ ही देर में अब हम एंटर करने वाले हैं सबसे करीब देशों में से एक, मलावी। रास्ते में रुके हैं, बापकिन गए बाथरूम में। और मलावी का ना टेम्परेचर यहाँ से कम है, क्योंकि मलावी 1000 मीटर ऊंचा है जाम्बिया में, जिस एरिया में थे उधर से। जाम्बिया में पहले हम साउथ वेस्ट में थे, विक्टोरिया फॉल्स के नज़दीक, उधर मौसम फिर भी थोड़ा ठंडा था।
लेकिन इधर बहुत तेज गर्मी थी यार, 40 डिग्री टेम्परेचर था। आज तो चलो बारिश हो रही थी, मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन अब मलावी जाएंगे तो दोबारा 10 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा। तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक बार फिर से हम तेल भरवाएंगे, यानी कि डीजल, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया मलावी में अपने को डीजल नहीं मिलेगा। ये देखो शीशा साफ करने लग रहा है, और गाड़ी की हालत तो देख ले भाई, किसका कर रहा है। ये सोच रहा है इससे 10 रुपये ले लूँगा शीशा साफ करके। अरे इस पर 10 रुपये होंगे तो लाइट नहीं लगवा लेगा पहले। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये है हंगरी लायन। हंगरी लायन मतलब भूखा शेर, यानी कि यहाँ का KFC। जाम्बिया में जब हम पहले आए थे लिविंगस्टन में, उधर भी मारेंगे मालिक साहब। ये देखो जाम्बिया में अपन पहले आए थे, उधर भी था हंगरी लायन जिस शहर में आए थे, तो इनका KFC था। इधर से लोग फ्राइड चिकन वगैरह लेते हैं। और देखो ये छतरी लगा रखी है ताकि धूप से बच सके। ये काफ़ी रिवाज है, मैंने काफ़ी देशों में देखा है अफ्रीका में, ऐसे बाइकों पे छतरी फिट कर लेते हैं धूप से या बारिश से बचने के लिए। अभी फ़िलहाल धूप तो नहीं है, पर बारिश के लिए लगा रखी होगी शायद, और धूप के लिए भी ठीक है, वैसे लगा लेनी चाहिए, नहीं इनको टैनिंग हो जाएगी। ये भाई भी देखो ताकि टैनिंग ना हो, ऊपर छतरी लगा रखी है। बाकी वैसे बारिश के लिए लगा रखी है, इतना सीरियसली मत लेना। हालांकि इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लुसाका, और उसके बाद सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटी मैंने आपको पहले कई बार बताया नडोला और कितो है। उसके बाद फिर काफ़ी शहर आगे, जैसे कि लिविंगस्टन भी होगा, और चिपाटा भी मेरे ख्याल से टॉप 5-7 इनके बड़े शहरों में होगा। और भाई ये छतरी ना सिर्फ अगली सीट के लिए नहीं है, ये देखो कैसे एक्सटेंड करा रखी है ताकि जो पीछे बैठे उसके ऊपर भी आ जाए छतरी। ये देखो लुआंगवा रिवर से लुआंगवा नेशनल पार्क आए थे, अब लुआंगवा रोड भी आ गए। पीछे पोस्ट ऑफिस है इनका, वो देखो CCPC पोस्ट ऑफिस। अब आ गई भाई सामने बॉर्डर मलावी की। गाड़ी से उतरते हैं, टाइम लगेगा नहीं, 10 ही मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मलावी से जाम्बिया एंटर करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। जाम्बिया वाले अपना पूरा फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल, उसमें फिर भी देरी लग जाती है, घंटा तक लग जाता है। लेकिन यहाँ से मलावी एंटर करना हो ना तो देर नहीं लगती। ये बता रहे हैं भाई कि 10 मिनट में ही काम हो जाता है। भाई कितनी मस्त बॉर्डर है, कितनी नई, देखना ऐसी बॉर्डर देखी है कहीं अभी तक अफ्रीका में? अपन ने कहीं नहीं देखी मेरे ख्याल से। एक वो टोगो वाली भी शायद नई से बनी थी, पर वो भी ऐसी तो नहीं थी। ये तो कितनी मस्त है, नई बना रखी इन्होंने ये बॉर्डर। चलो भाई टाइम फॉर एक्शन। ये तो सारे यूरोपियन है, अपने यूरोपियन पासपोर्ट के साथ करेंगे एंटर। मेरा इंडियन पासपोर्ट है, बस कोई दिक्कत ना आए। भाई हम बच्चे के साथ नाचने लग रहे थे, और वो देखो ये सफाई कर रहे थे वर्कर, और सफाई करते करते कैसे शीशे में से देखने लग रहे सारे डांस। अभी मैंने कैमरा ऑन करा तो दोबारा सफाई पे लग गए, वरना इनका काम जैसे शीशा साफ करने आए थे, और शीशा साफ करते करते अंदर डांस देखने लग गए हमारा। भाई बढ़िया चीज़ देखो, एक ही बिल्डिंग में दोनों इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन जाम्बिया और आगे फिर कस्टम जाम्बिया, फिर इमिग्रेशन मलावी। मतलब 7 ही काउंटर है। बहुत कम देशों में ऐसा होता है, और बहुत सही है, बार बार भटकना नहीं पड़ता। और ये बता रहे थे कि ये लाइट ना पिछले 1 साल से ऐसी लटक रही, इन्होंने ठीक ही नहीं करी। हालांकि बिल्डिंग इतनी नई है, 2-1 साल पहले बनी है बिल्डिंग। अरे भाई अजीब ड्रामे हैं इनके बॉर्डर वालों के भी। देख लिया ना कि भी हाँ इंडियन है, इसका तो वीज़ा लगेगा, ऐसे लगेगा, वो लगेगा, परेशान करना ही करना है। अब वो पूरी फैमिली आधे घंटे से परेशान हो रही है मेरी वजह से, मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे को प्रिंट निकलवाना है वीज़ा का, बताऊँ अभी कहानी। लो भाई इस कागज़ के लिए 1 घंटे से परेशान हो रखे है, दुखी कर दिया। अब जा रहा हूँ वापस इमिग्रेशन ऑफिस में। अरे भाई वीज़ा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। अगर वीज़ा है तो तुम पेपर क्यों मांग रहे हो उसके लिए? फिर तो ये पेपर वीज़ा ही हो गया, वीज़ा कहाँ से रह गए? ना ही वीज़ा पे कहीं पे लिख रखा कि इसके प्रिंट करके लेके आना है, या तो अगर करना भी हो प्रिंट तो लिखा होता है वीज़ा पे, या अलग से इंस्ट्रक्शन होती है कि ये प्रिंटेड लेके आना है। उसमें लिख रखा है यूँ का यूँ डॉक्यूमेंट लेके आना है। पता नहीं क्या बकवास करनी होती है इमिग्रेशन पर बार। So Paramveer had to print his visa, and here he comes running to the passport office. Run! The final meters are near. And there he goes. चलो भाई फाइनली स्टैंप लग गई है, बाहर आते हैं गाड़ी में। बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया गाड़ी से, इन्होंने गाड़ी के कागज़ देखे और इधर से जाने दिया, और थोड़े पैसे ही मांगे। फिर हम बोले पैसे नहीं है, ये बोले जाओ ठीक है। अब बाहर निकल गया अपन। तो भैया अब मैं आपको बताता हूँ कहानी हुई क्या। आपने देखा सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, हम जाम्बिया वाली साइड से मलावी देश में एंटर करने वाले थे। इनकी इमिग्रेशन में चले गए, कॉमन इमिग्रेशन की बिल्डिंग थी। जाम्बिया पे हमने पासपोर्ट दिखाया, स्टैंप लगवाई कि ठीक है हम बाहर निकल रहे हैं जाम्बिया से, और उसके बराबर वाला ही काउंटर था मलावी का। अब मलावी के काउंटर पे हमारे पासपोर्ट से 6-7 पासपोर्ट थे, जिसमें एक बेल्जियन पासपोर्ट था,
बाबकिन का, इन सब के डच पासपोर्ट थे यानी कि नीदरलैंड्स के। सिर्फ एक इकलौता काले रंग का पासपोर्ट था मेरा, इंडियन पासपोर्ट। इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनके पासपोर्ट देखे और तुरंत देखते ही बोले लो जाओ, एकदम से आए फिर नीचे मेरा पासपोर्ट। जबकि हम सारा ग्रुप साथ है, उन्हें दिख रहा है कि सारे जने साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी गोद में छोटा सा बच्चा भी है, 2 गाड़ियों में सारे जने जाने लग रहे हैं। इन्हें बोलते जाओ, पर मेरा पासपोर्ट खोला, बोले अच्छा वीजा का है। अब इनको तो वीजा चाहिए नहीं था, मेरे को वीजा चाहिए था एज एन इंडियन, लेकिन मैंने वीजा ले रखा था, ई वीजा मलावी का। मैंने अपना ई वीजा दिखाया उन्हें फोन में और वो बोले कि इसका प्रिंट आउट लेके आओ। अब आप में से काफी लोग यही बात सोचेंगे कि भी तू प्रिंट आउट क्यों नहीं लेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ई वीजा का मतलब ही क्या है। ई वीजा बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा। अगर उसका मैंने प्रिंट आउट ही ले लिया तो वो पेपर वीजा, स्टिकर वीजा हो गया वो तो। और मलावी मेरी 106वीं कंट्री है, 106th कंट्री। रास्ते में भी यहाँ के फौजी आ गए थे, उन्होंने गाड़ी रुकवा ली थी, इसलिए वीडियो बंद करनी पड़ी। पर एनीवे, मलावी मेरी 106वीं कंट्री है, शायद 106 देश में गया हूँ। और वही मेरे को पता है ये चीज़ कि भी क्या होता है वीज़ा, कैसे प्रिंट आउट लेना होता है, कौन सा वीज़ा क्या होता है। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता तो फालतू ज्ञान मत झाड़ना इस बात पे। जैसा मैंने बताया कि भी ठीक है, अगर आप स्टिकर वीज़ा ले रहे हो एम्बेसी से या फिर प्रिंटेड वीज़ा ले रहे हो तो पेपर वीज़ा ही होगा। ई वीज़ा का मतलब ही है कि भी आप आप डिजिटली उसे दिखाने लग रहे हो डॉक्यूमेंट को। उसके ऊपर एक बार कोड भी था जो वो स्कैन कर सकते थे, पर नहीं, बोला कि भी इसको कागज़ पे लेके आओ, निकाल के लेके आओ। मैं बोला कि भी ठीक है, कागज़ तो मेरे पास नहीं है, क्या आप यहाँ पे निकाल सकते हो? बोले नहीं, हमारे पास तो प्रिंटर ही नहीं है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि टर्की देश का ई वीज़ा, उन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है कि आपको इस ई वीज़ा का प्रिंट आउट साथ लेके आना है और वो ई वीज़ा के ऊपर ही लिखा होता है। अगर किसी देश में एक्सेप्शन होता है तो इनके ना ही ई वीज़ा पे लिख रखा कि आपको निकाल के लेके आना है कागज़ पे। और दोस्तों, इस चीज़ पे ध्यान देना, गौर करना कि मलावी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है। जी हाँ, पूरी दुनिया की 5-10 जो सबसे गरीब कंट्रीज है ना, उसमें आती है मलावी। 4थे नंबर पे, किसी लिस्ट में शायद 5वें नंबर पे। इतना गरीब देश भी अपने इंडियंस के लिए वीजा मांग रहे और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब मानो पता नहीं मैं कौन आ गया। फिर हमने क्या करा, अब ये पूरी फैमिली मेरी वजह से परेशान होने लगी। बच्चा छोटा था, इनके पास फोटो दे दिए थे 10 सेकंड में। तो ये सारे मेरी मदद के लिए लग गए। ये कभी किसी सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, कभी दूसरे ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, फिर वापस जाम्बिया वाली साइड के ऑफिसर से बात कर रहे हैं कि भी ये प्रिंट आउट निकलवा दो हमारा प्लीज़। तो फिर वो बोले कि ना कस्टम्स वाली लड़की से पूछ लो, वो शायद मदद कर दे। फिर कस्टम्स वाली लड़की के पास गए, हम बोले कि भी ये मेरे को ई वीज़ा का प्रिंट आउट लेना है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। बोली ऐसे तो कैसे हो जाएगा। मैं बोला हम पैसे भी दे देंगे, प्लीज़ करवा दो, बहुत इमरजेंसी है। बोली ठीक है। मैं बोला मैं आपको ईमेल कर दूं, व्हाट्सएप भेज दूं, कैसे भेजूं? बोली नहीं, आप अपने फ़ोन की तार कनेक्ट करो, उससे मैं कर लूँगी। अब फ़ोन मेरा आईफोन है, वैसे दिखता ही नहीं तार कनेक्ट करने पे उसके कंप्यूटर में। फिर बाबकिन को बुलाया, बाबकिन के पास सैमसंग था, बाबकिन के फ़ोन में मैंने ट्रांसफ़र करा ई वीज़ा। बाबकिन ने अपने फ़ोन की तार कनेक्ट करी उनके कंप्यूटर से। कई देर में वो मिला, आधा घंटा इसमें ख़राब हो गया। फिर फाइनली वो फाइल ट्रांसफ़र हुई ई वीज़ा। लेकिन जब वो प्रिंट की कमांड दे दी ई वीज़ा की, तो वो ई वीज़ा प्रिंट ही नहीं हुआ। परेशानी क्या हुई कि उनके प्रिंटर में कनेक्शन ही नहीं था, वो कमांड गई ही नहीं प्रिंटर तक और वो प्रिंट ही नहीं हुआ ई वीज़ा। कम से कम 15 मिनट उसमें और ख़राब हुई। फिर थक हार के जब सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी तो मैं इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकला। मैं पास में मार्केट की तरफ गया। मैंने सोचा अब तो यही उपाय है, किसी से मदद मांगूंगा, कोई दुकान दिख जाए। तो एक दुकान दिखी, वहाँ पे एक लड़की थी स्वीट सी, उसने बहुत मेरी मदद करी। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भी मैं फंसा हुआ हूँ सिचुएशन और मेरा ई वीज़ा प्लीज़ प्रिंट आउट करवा दे। बोली तुम्हें तो कलर्ड चाहिए होगा। मैं बोला ना, जैसा भी है वैसा ही निकाल दे। उसने फिर मेरा प्रिंट आउट निकाला, मैंने उसे व्हाट्सएप पे भेजा। 5-10 मिनट के अंदर उसने निकाल के मेरे को दे दिया। और मैंने उसे पैसे भी ऑफर करे, मलावी की थी वो लड़की, पर पैसों के लिए उसने मना कर दिया। बोली नहीं, फिर कभी अगली बार जरूरत पड़ी तो तब दे देना, आज मैं पैसे नहीं लूंगी। बड़ी अच्छी लड़की थी। फिर वो प्रिंटेड वीज़ा लेके मैं गया वापस इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने मेरा ई वीज़ा दिया, पासपोर्ट तो उसके पास ऑलरेडी था ही। उसके बाद भी वो बोला भी टाइम लगेगा, सुपरवाइजर को दिखाएंगे, थोड़ी देर में आएगा। हम बोले कितनी देर? बोला 10 से 15 मिनट। ये फैमिली भी सोचने लग रही है भाई ऐसी क्या परेशानी होने लग रही है। और जब 15 मिनट होगी फिर मैंने उस ऑफिसर से जाके दोबारा पूछा कि भी क्या अपडेट है। बोला कि अभी प्रिंट हो रहा है वीज़ा, टाइम लगेगा, रुक जाओ। मैं आ गया वापस। फिर बाबकिन गया क्योंकि मैं अकेला इतना एम्बेरेस्ड फील कर रहा था, मेरी वजह से सारे परेशान होने लग रहे यार। और ये सभी लोग सोच रहे हैं भाई इंडिया देश कैसा देश है, मतलब जिसका पासपोर्ट इतना कमजोर है कि दुनिया के सबसे गरीब देश इसे घुसने नहीं दे रहा। क्योंकि ये कभी इंडिया गए नहीं, इनको आइडिया नहीं, इनके मन में तो ये इमेज बनेगी। ये मेरे से ऐसे ही पूछ रहे कि भी अच्छा ऐसे दिक्कत होती है, तुम्हें वीज़ा भी चाहिए होता है? मैं बोला वीज़ा तो चाहिए ही होता है। बोले हमें तो नहीं चाहिए होता, पूरी दुनिया के लिए, मोस्टली देशों के लिए। बोले बहुत थोड़े देशों के लिए चाहिए होता है। फिर मैंने इन्हें बताया कि कोई नहीं है, तो होता रहता है, मुझे तो आदत है इस चीज़ की। पर मेरे को आदत है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे शोर नहीं मचाता, परेशान नहीं होता। अगर मैं अकेला होता तो दिक्कत ये है कि मेरे साथ इतने सारे लोग थे, मेरी वजह से सभी लोग परेशान होने लग रहे हैं। बच्चा परेशान होने लग रहा है। 1.25-1.5 घंटा हो गया। मैं पैसे देने को भी तैयार था, हर चीज़ करने को तैयार था कि भी मेरी वजह से सभी लोग परेशान ना हो और जो भी प्रोसीजर है वो ठीक से किया जाए। भाई तुम प्रोसीजर तो कर लो, तुम एक देश की इमिग्रेशन हो, तुम बॉर्डर कंट्रोल पे बैठे हो, तुम्हारे पास प्रिंटर नहीं है और मेरे पास एक वैलिड वीज़ा है, फिर भी तुम किसी को 1.5 घंटा इंतजार कराने लग रहे हो। तुम किसी का ई वीज़ा का प्रिंट आउट मांग रहे हो, पहली बात मांग रहे हो तो खुद प्रिंट नहीं कर सकते, अगला प्रिंट करके ले भी आया तो भी तुम स्टैंप नहीं करने लग रहे इतनी देर तक। मतलब पासपोर्ट रख के अंदर कमरे में चले गए, कभी कहीं चले गए।
तो बहुत परेशानी हुई, पर फाइनली जाके वो स्टैंप हुई जब हमने इतना उनको बोला, फोर्स किया, रिक्वेस्ट करी, और उनको भी दया आगे शायद उन्होंने करी थी। अब इसमें गलती किस किया? गलती भाई मैं मेरी तो गलती मानता नहीं, अगर मेरी होती तो मैं बिल्कुल मान लेता, पर मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मैं जाम्बिया के जंगलों में था, पहली बात तो कहाँ से उसका मैं प्रिंट आउट निकालूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो है ही इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तीसरी चीज़ इनके पास प्रिंटर होना चाहिए था, इनको ई वीज़ा एक्सेप्ट करना चाहिए था। चौथी चीज़ ये भी हो सकता है भाई हमारे पासपोर्ट से हमें ट्रैवल करने में परेशानी आती है, तो इस चीज़ के लिए हमें यूज होना पड़ेगा। एक दिन में तो अपना पासपोर्ट बदल नहीं सकता कि भाई अपना पासपोर्ट अपन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर पता नहीं अपने इंडिया में बातें चलती है, हम विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। किस बात के विश्वगुरु बन गया भाई, जब दुनिया का सबसे गरीब देश हमें घुसने नहीं देता। तो ये सब कहने की बात है, जब आप लोग इंडिया से बाहर निकलोगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि भाई कितनी परेशानियाँ होती है। और आप देख ही सकते हो मुझे कितने पसीने आने लग रहे हैं इस ठंडे मौसम में, बारिश हो रही है बाहर जबकि, और ये सभी लोग मेरी वजह से टेंस है, इतने परेशान है। तो बहुत ही मतलब शर्मसार हुआ आज मैं ना इस पूरी सिचुएशन की वजह से। पर एनीवे अब सोचते हैं कि आगे का अपना टाइम अच्छा होगा। मलावी में लोग बाग सारे अच्छे हैं। जो पुलिस वाले पीछे मिले थे उनने भी हंस के बात करी, बोले कि हमारे लिए कुछ है, पैसे देने हो तो। हम बोले कि पैसे तो है नहीं हमारे पास, बैंक से निकलवाएंगे। बोले चलो कोई नहीं, जाओ मज़े करो। जबकि वेस्ट अफ्रीका में होते तो बहुत सीरियसली एग्रेसिवली अप्रोच करते और बोलते पैसे दो, ये क्या मतलब है, दो, या कुछ ना कुछ बहाना मारते कि भाई पैसे दे के जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। चलो भाई छोड़ो, जो हो गया ठीक है। अब पहुँचते हैं लिलोंगवे, इनकी कैपिटल सिटी। बाकी हमने ना पीछे एक वो देखा था बार, उस बार का नाम पता है क्या था? 2 मिस्ड कॉल्स लिकर शॉप। मेरे को इतनी हंसी आई भाई, मतलब ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम है। तो मलावी में ना एक इंटरेस्टिंग चीज है, किसी से यूं पूछना हो कि भी आगे पुलिस आ रही है नहीं आ रही, और आमतौर पे बसेस वाले यूज करते हैं, मिनी बसेस, वैन्स वाले जो सवारियां बिठाते हैं, कमर्शियली सवारी बिठा के लेके जाते हैं। उन्हें पूछना हो कि भी आगे पुलिस है नहीं, तो जैसे हम हाईवे पे इस तरफ जाने लग रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आएगी तो हम हाथ बाहर निकाल के पूछेंगे, सो दिस इज हाउ यू वुड आस्क इफ देयर इज पुलिस अहेड, and how would they respond if there is police present? They respond, they do this back. So just your hand out like this. If there's no police. If there is police, they'll point down to the floor, being like there's going to be a police stop coming up. Interesting. तो अगर ऐसे हाथ ऊपर होया उनका, इसका हम ऐसे हाथ बाहर करेंगे, अगर उनने भी दोबारा आगे से हाथ बाहर निकाल दिया मतलब पुलिस नहीं है। अगर उनने आगे से हाथ यूं नीचे कर दिया ऐसे, तो मतलब आगे पुलिस प्रेजेंट है। अभी हम इससे पूछेंगे, इस मिनी वैन से। That was cool. You said there is no police? सामने मिनी वैन वाले ने ऐसे लाइट मारा टिप्पर और दोबारा हाथ ऐसे कर दिए कि भी नहीं है पुलिस। मस्त चीज है। There was no diesel here, right? Just petrol. सुबह 6:30 बजे उठा था और 7-7:30 बजे हम निकल लिए थे नेशनल पार्क से लिलोंगवे के लिए, मलावी की कैपिटल के लिए। और लिलोंगवे इस सड़क पे यहाँ पे अब सिर्फ 10-15 किलोमीटर ही दूर है। जल्दी हम एंटर कर जाएंगे मलावी की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लिलोंगवे में। जब हमने बॉर्डर क्रॉस करी थी ना जाम्बिया के साथ, 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें बॉर्डर क्रॉस करे। 7-7:30 निकले थे, अभी 1:45 होने वाले हैं। तो मलावी में एंटर करने के बाद मोजाम्बिक देश की बॉर्डर हमारे बिल्कुल पैरेलल थी काफी देर तक। और मलावी देश में आप लोगों को बता दूं, ये भी जाम्बिया की तरह एक फुली लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसे सिर्फ 3 कंट्री सराउंड करती है, तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया। जाम्बिया वाली साइड से हम आए थे और मलावी के बीचों बीच जाने लग रहे हैं। इस देश में बीच में एक लेक मलावी है और ज़्यादा कुछ है नहीं। एरिया इसका ज़्यादा नहीं है, एरिया काफ़ी कम है, हालांकि पॉपुलेशन जाम्बिया जितनी है। लो भाई फाइनली हम करके हैं एंटर लिलोंगवे में, इनकी राजधानी और सबसे बड़ी सिटी। अब घुसते ही ये सिटी की मतलब शुरुआत ही है, यहाँ से शुरू ही हो रही है। पीछे देखो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था, खेत थे दोनों तरफ। इधर एक गोल चौराया सा आ गया, यहाँ मेरे ख्याल अब शहर स्टार्ट हो गया एकदम से, इतनी ज़्यादा वो दिखी डेवलपमेंट सी।
यहाँ पे गेटवे मॉल करके है, उधर उतरना है हमें। ये भाई भी यहीं पास में रहते हैं, मेरे को और बाप के इनको उतार देंगे इधर ये मॉल पे। यू कैन जस्ट ड्रॉप अस एनीवेयर, आई थिंक ही इज समवेयर हियर, विल फिगर इट आउट। You know what he looks like? No, haven't met him. Run by Lebanese. Maybe somewhere under the shade, drop us anywhere. भाई कितने ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग स्लॉट्स है, देखना यूं लग रहा है पता नहीं वेस्ट में आ गया बन गई। ये देखो, और जबकि गरीब देश है इतना, ये चीज इंटरेस्टिंग है। तो भाई गाड़ी से उतर गए थे अपने, जो भी वो डच दोस्त थे जिनके साथ हम रुके हुए थे, जिनका वो रिजॉर्ट था, उनकी गाड़ी से उतर गए थे, मलावी पहुंच गए। वो गए अपने घर, हमें लेने आए थे जयपुर से। और से मैं कनेक्टेड तो बहुत पहले से हूँ, 1 साल हो गया ना अपने को। एक साल पहले जब मेरे को माली जाना था, मैं था सेनेगल में, 1 साल से भी ज्यादा हो गया शायद, नहीं हाँ 1 साल 2 महीने हो गए कुछ, पिछले साल की बात है, बहुत पहले की, 1 साल 2 महीने पहले मेरे को माली जाना था। मैं सेनेगल में कहीं पे था, तो मैंने शायद स्टोरी डाली थी कि मुझे माली का इन्विटेशन लेटर चाहिए, मैं माली कैसे पहुंच सकता हूँ। तो तब भाई ने मेरी मदद करी थी, उस टाइम से हमारी बात होने लग रही थी। आपने मेरी वेस्ट अफ्रीका की वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा था कि भाई कैसे अपने को काफी मदद मिल जाती थी। तो काफी टाइम से बात होती थी, कभी ना कभी तो मलावी आएंगे, सबसे पहले मेरी बात। और फाइनली अब मलावी आना भी होगा, तो भाई हमें लेने आ गए थे, मैं और बाप के दोनों ही है। अभी हम किधर जाएंगे? बस अभी अपन घर चल रहे हैं अपने। ठीक है, बढ़िया है, घर चलते हैं, चाय वाय पी लेंगे, थोड़े बैग वगैरह रख देंगे और फिर सोचेंगे आगे क्या प्लान करना है, क्या वो करना है। बाकी बाप की इनकी एक मेरे को बतानी थी, रास्ते में बाप की ने एक बात बता रहा था, आपने जो देखा हमारे साथ, आज भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, ई वीजा मेरा प्रिंटेड नहीं था, थोड़ी परेशानी हुई। तो बापकिन जब युगांडा में था ना, बापकिन के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। बापकिन, कैन यू शेयर द इंसिडेंट that you were talking about in the car while you were walking in Uganda and a police officer approaches you and asks you if you're Lebanese or Indian? Earlier this year I got stopped by a police agent in the capital, and he came to me and was like, "Are you Lebanese or Indian?" I'm like, "No, why?" He's like, "Show me your passport." And then he said that there's many Indian and Lebanese people working like illegally in the country. So in Uganda, Africa. Yeah. How did he respond when you showed? When you showed him your Belgian passport? He apologized and said, I'm sorry. That's the power of having a strong passport actually. इसको पुलिस वाले ने अप्रोच करा, बोला कि भी तू इंडियन या लेबनीज है क्या, अपनी आईडी दिखा। मतलब ये सड़क पे घूम रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। बोला नहीं मैं नहीं हूँ, क्योंकि शक्ल से थोड़ा लगता है ना कि भी इंडियन भी लगता है, थोड़ा अरब भी लगता है। फिर इसने पासपोर्ट दिखाया अपना, बेल्जियम का पासपोर्ट। फिर उसने माफी मांगी, पुलिस वाले ने बोला सॉरी जाओ। बोला इंडियंस ना इलीगली आके रहते हैं यहाँ पे, काम करते हैं इंडियंस और लेबनीज लोग। तो ये सिचुएशन थी भाई, ये फर्क होता है। आप लोग यूं सोच रहे हो ना कि भाई अपना पासपोर्ट वीक है, क्यों है वीक, और ये इनका स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो ये फर्क होता है। बॉर्डर पे जैसे इनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अपने को वीजा भी चाहिए था, फिर अपने को थोड़ा वो यूं भी बोल रहा था ये करो वो करो, इतनी सी बात है। पर चलो कोई नहीं, अपने फिर और भी मजे और भी पर्क से अपने देश के ना, कुछ तो बुराई आती है। चलो भाई घर पे आ गए और बिल्कुल गोल पराठे खाने को मिल गए, साथ में दही और चाय, और ये अचार है शायद। चलो भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हर देश की तरह आगे थोड़ी देर आराम करा दिन में लिलोंगवे में, मलावी में, और अब फिलहाल मैं जाने लग रहा हूँ जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। कौन सी जगह भाई ये? क्रॉस रोड्स ये एरिया है पूरा है फिर इस क्रॉस रोड होटल? अच्छा होटल है, अच्छा क्रॉस रोड होटल है, उसके अंदर ही है जिम। संडे को आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा पूरा स्टाफ हाँ, स्विमिंग करने उधर है ना जिम? अच्छा वो रहा सामने जिम भाई, इधर लगे हुए भाई अंदर लोग, द कॉपर पॉट। चलते हैं अभी अंदर। ये भाई इनकी करेंसी मलावी क्वाचा, और ऑफिशियल रेट तो दिखाएगा $1 में 1750 क्वाचा, यानी कि 1 भारतीय रुपये में 20 क्वाचा। लेकिन ब्लैक मार्केट रेट यहाँ पे अलग है, आपको $1 में 3100 क्वाचा के करीब मिल जाएंगे, और 1 भारतीय रुपये में यूँ मान लो 35-36 जो भी क्वाचा बनते हैं वो 8000 क्वाचा लिए इसने, ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से बनते हैं, जो कि $2.5 के करीब, सिर्फ 200 कुछ रुपए जिम के वनडे पास के। ये है भाई कुछ इनका जिम, भीड़ भयंकर हो रखी है। हालांकि जब हम आए थे तब तो इससे भी 3 गुना भीड़ थी, और मोस्टली सारे इंडियन ही है। यूँ मान लो 1-2 कोई लेबनीज होंगे, पर इंडियन ही है अब तो सारे, और 1-2 यहाँ के लोकल होंगे मलावी के। लगे हुए मैं और बाप के एक्सरसाइज करने, बस यूँ मान लो 15 मिनट और लगेगी। बाहर देखो पूल का नज़ारा, शायद यहीं से ना आगे निकल ले। वो लगा वहाँ पे बाप के, बेचारा दुखी हो रहा है। कभी कभी जिम मिलती है हमें, हर रोज़ एक्सरसाइज कर नहीं पाते, 2 या 3 दिन में जिम का एक्सेस मिलता है, तो एकदम ही इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि पूरे हफ्ते का काम हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे तो चलो आसान है, कल भी आऊँगा मैं, करते खत्म आज की। भाई जिम से आगे इधर कोई कैफ़े है, खाना खाने, कैफ़े 92। दिन में जो 10 लोग थे हमारे साथ, वो भी शायद इधर ही आने वाले थे रात को, उन्होंने वैसे इन्वाइट किया था, क्या पता वो भी दिख जाए यहाँ।
भाई पिछली जगह में तो बहुत शोर हो रहा था, तुम इधर ही आ गए इंडियन रेस्टोरेंट बस खाना खाने, वो तो पूरा नाइट क्लब टाइप था। ये देख लो भाई कुछ यहाँ के रेट। अब आप इसको 3100 से डिवाइड करोगे ना तो भारतीय रुपए आ जाएंगे ब्लैक मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन ऑफिशियल रेट चाहिए आपको बैंक का रेट, तो 1750 से इसे डिवाइड करना इन प्राइसेस को। जैसे कि चिकन टिक्का ये है 13,000 का, 13,000 यानी कि कितने हो गए, यूँ मान लो $7-8 हो गए, लेकिन ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से करें तो सिर्फ $4 या $5 ही हुए, यानी कि 400-450 रुपये गए अगर ब्लैक मार्केट रेट के हिसाब से करोगे तो। कोई और चीज़ आपको जैसे दिखा दूँ, ये चिकन की 14,000, 15,000, 16,000, तो वही है, मतलब ऑफिशियल रेट के हिसाब से $9, $8 की चिकन की डिशेज है, और वैसे देखा जाए तो $5-6। अब ये परांठा वगैरह है 3,500 का, यानी कि ब्लैक मार्केट रेट के हिसाब से तो $1 से ज़्यादा गई, $100 का परांठा है एक हिसाब से। लेकिन ऑफिशियल बैंक का जो रेट है वो रेट अलग मिलेगा आपको, यहाँ पे आप US डॉलर ला के एक्सचेंज कराओगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दाल मखनी भी वही 12,000, 13,000 की आपको, पनीर टिक्का मसाला। भाई ये चीज़ मस्त लगी मेरे को इधर इस रेस्टोरेंट में, इसे रुमाली बास्केट बोलते हैं, बाहर पापड़ से और अंदर इसके प्याज टमाटर वगैरह कटे हुए हैं, मस्त चीज़ है, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कुछ। ये आ गया भाई अपना खाना, खूब सारा खाना आ गया, कई देर से खाने ही लग रहे हैं। और बाबकिन के हो गए नशे, इसने पी ली यहाँ की मलावियन जीन, और अब पी रहे अमारिल्लो। हाँ बाबकिन सेट है क्या फुल? How would you order water here? Egg pani. Egg pani, please. And how would you order crocodile meat? Egg magarwach meat.